नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, एंशियंट टाइम के और मेडिवल टाइम के जो विदेशी यात्री हैं उनके बारे में हमेशा सवाल आपसे पूछा जाता रहा है, लेकिन अब एक नया ट्रेंड चल गया है कि मध्यकालीन से लेके आधुनिक काल के बीच में जो विदेशी यात्री आए, जैसे कि फ्रांसिस जेवियर के बारे में पूछा गया सवाल, ट्रेवरनियर के बारे में सवाल पूछा गया, और अब हम एक नया ट्रेंड भी देख रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य में, क्योंकि उस समय का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, जब मध्यकाल से लेके आधुनिक काल के बीच में एक ट्रांजिशन चल रहा था, उस समय के बीच का एक बड़ा साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य। आप देख सकते हैं कि गोवा, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मौजूदा जो तमिलनाडु है वर्तमान में, ये पूरा 6 राज्यों का जो एरिया है ये पूरा विजयनगर साम्राज्य के अधीन था। तो उस समय जितने भी विदेशी यात्री आए वो विजयनगर साम्राज्य में आते थे। तो बहुत सारे विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य में आए। तो आज की हमारी क्लास का जो विषय है वो भी यही है कि विजयनगर साम्राज्य में आने वाले विदेशी यात्री, और हर एक परीक्षा में इससे रिलेटेड सवाल भी आजकल पूछा जा रहा है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपको पता चल गया कि ये जो 6 राज्य थे, 6 राज्यों में आपका किसका, विजयनगर साम्राज्य के अधीन काम करते थे। कौन कौन से 6 राज्य थे ये भी सवाल पूछा जा सकता है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विजयनगर साम्राज्य में आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? निकोलो डी कोंटी। और इसके बारे में सवाल सीडीएस की परीक्षा में भी पूछा गया, यूपीएस की परीक्षा में भी पूछा गया और अन्य पीसीएस एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये कहां का था? निकोलो डी कोंटी इटली वासी था सबसे पहले, यह महत्वपूर्ण सवाल है। उसके बाद देवराय प्रथम के समय में आया। तो यहां से सवाल क्या बन सकते हैं कि निकोलो डी कोंटी किसके समय में भारत में आया, विजयनगर साम्राज्य में आया, कहां का निवासी था, और देवराय प्रथम का कार्यकाल क्या था। देवराय प्रथम का कार्यकाल 1406 से लेकर 1422 ईस्वी के बीच में रहा, के काल में भारत में आया था। उसने नगर शासक, सती प्रथा एवं त्योहारों का वर्णन किया। तो उसने विजयनगर का एक घेरा कितना बताया? 60 मील का बताया। कहने का मतलब 60 मील का घेरा, इसका मतलब ये जो परिधि है कितने की? 60 मील की परिधि इसने बताई। मैं दूसरा एक कलर ले लेता हूं ताकि आपको आसानी रहे देखने में। तो 60 मील की परिधि, यहां पर 60 माइल की परिधि बताई गई कि इतना बड़ा था विजयनगर साम्राज्य। उसके बाद सबसे पहला विदेशी यात्री कौन था? यही था निकोलो डी कोंटी। भी मतलब ही सबसे पहला विदेशी यात्री था जो कि विजयनगर साम्राज्य में आया। और इसने अपना विवरण कौन सी भाषा में लिखा? लैटिन भाषा में लिखा। तो हमारे पास फैक्ट नंबर 4 ये हो गया। पहला फैक्ट कि सबसे पहले कौन आया? निकोलो डी कोंटी आया। कौन से देश का निवासी था? इटली वासी था। देवराय प्रथम के समय में आया। देवराय प्रथम का कार्यकाल क्या था? और चौथा ये कि इसने अपने विवरण कौन सी भाषा में लिखे। और एक 5वां फैक्ट भी ये है कि सती प्रथा, आप देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा इतनी ज्यादा प्रिवेल करती थी, इतनी ज्यादा प्रिवेलेंट थी कि हर एक विदेशी यात्री ने सती प्रथा का विवरण जरूर दिया। तो अब आपसे यह सवाल बन सकता है कि कौन सा ऐसा विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य में आया जिसने सती प्रथा के बारे में विवरण नहीं दिया, क्योंकि ज्यादातर ने दिया। तो अगला जो विदेशी यात्री है वो था अब्दुल रज्जाक। और अब्दुल रज्जाक के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी अभी कई परीक्षाओं में पूछी गई थी, इसका एक्चुअल नाम पूछा गया। तो ये कहां का निवासी था? ये ईरान का यानी खुरासान का निवासी था। तो ये खुरासान का निवासी था। आज के समय में जो खुरासान का एरिया है वो ईरान के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये खुरासान के शासक मिर्जा शाहरुख का दूत था। और ये देवराय द्वितीय, देखिए निकोलो डी कोंटी देवराय प्रथम के टाइम पे और देवराय द्वितीय के टाइम पे कौन आया? आपका अब्दुल रज्जाक आया। तो एक चीज आपकी कंकरेंस में हो गई, कौन सी? 1406 से लेकर 1422 तक देवराय प्रथम का कार्यकाल रहा और देवराय द्वितीय का रहा 1422 से लेकर 1446 तक। तो हमारे यहां पर 2 क्वेश्चन बन गए कि एक तो अब्दुल रज्जाक कहां का निवासी था? तो कहां का? ईरान का यानी खुरासान का निवासी था। और किसका दूत था? शासक मिर्जा शाहरुख का दूत था। और मिर्जा शाहरुख कहां का शासक था? खुरासान का शासक था। और ये किसके समय में आया? देवराय द्वितीय के समय में आया। और देवराय द्वितीय का कार्यकाल क्या था? 1422 से लेकर 1446। इसने विजयनगर साम्राज्य को संसार के श्रेष्ठतम नगरों में से एक माना और बताया कि इस शहर में के भीतर क्या कितने हैं? 7 परकोटे हैं। परकोटे मतलब बड़ी बड़ी मंजिलें, बड़ी बड़ी इमारतें। कितनी? 7 हैं। परकोटे मतलब आपके ऐसे ये हो गए, ये परकोटे हो गए। ये बड़ी बड़ी मंजिलें थी, इतनी बड़ी बड़ी, और इसके बीच में आपका राजा रहता था। उसने सती प्रथा का भी जिक्र किया। देखिए निकोलो डी कोंटी ने भी किया और इसने भी किया।
और बताया कि राजा का खजाना पिघले हुए सोने से भरा हुआ है। मतलब राजा का जो खजाना है वो पिघली हुई फॉर्म में, मेल्टेड फॉर्म में है। अब्दुल रज्जाक के अनुसार शहर को विशाल किलेबंदी से घेरा गया था। इस किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसकी पहली, दूसरी तथा तीसरी दीवारों के बीच में जुते हुए खेत व बगीचे थे। तो कहने का मतलब ये आपके परकोटे हो गए, ठीक है। ये पहली दीवार, ये दूसरी दीवार और ये तीसरी दीवार, और यहां क्या है, यहां जुते हुए खेत हैं, ठीक है। और उसके बाद आपकी खाइयां हो सकती हैं, वन हो सकते हैं, ऊंची ऊंची मतलब कांटे कटीली झाड़ियां वगैरह हो सकती हैं। तो इस प्रकार से किलाबंदी की जाती थी। पुराने राजा क्या करते थे कि कोई भी बाहरी आक्रमण हो तो उससे सुरक्षा कैसे की जाए। तो बहुत सारे लोग ये करते थे कि एक परकोटा बनाते थे, उसके अंदर एक खाई बना देते थे। कास्टल के आगे एक बहुत बड़ी खाई होती थी और खाई में बहुत ज्यादा पानी भरा होता था। तो क्या होता था कि विदेशी जो सेनाएं होती थी वो उस खाई को पार करने में असमर्थ होती थी। इसीलिए वहां पर क्या होता था कि जो किला था वो सुरक्षित रहता था, तो फॉर सेफ्टी। उसके बाद माहुआन, माहुआन से ये एक चीनी यात्री था और ये कब आया, ये 1451 ईस्वी में आया। और किसके समय में आया, मल्लिकार्जुन के समय में आया। तो एक चीज आपको याद करने के लिए आसानी होगी कि मां से माहुआन और मां से मल्लिकार्जुन। तो मल्लिकार्जुन किसके समय में आया, मल्लिकार्जुन के समय में माहुआन आया। तो यहां से एम आपकी एक ट्रिक बन जाएगी, तो यहां से आपको आसानी होगी। और कब आया, 1451 में आया, किसके, मल्लिकार्जुन के काल में आया। देवराय द्वितीय के बाद उसका पुत्र मल्लिकार्जुन 1446 से लेकर 1465 तक विजयनगर साम्राज्य का स्वामी बना। तो आपको यहां पर आसानी होगी। देवराय प्रथम कितने से हो गया, 1406 से लेकर 1422 तक हो गया, ठीक है। उसके बाद देवराय द्वितीय कब हो गया, 1422 से लेकर 1446 तक हो गया। और उसके बाद उसका बेटा कौन, मल्लिकार्जुन बना 1446 से लेके 1446 से लेके कब तक, आपका 1465 तक रहा, ठीक है। तो इसका कार्यकाल देख लीजिए आप, ये रहा 24 साल का। इसका कार्यकाल आप देख सकते हैं, ये रहा 18 कितना नहीं आपका 16 साल का रहा। और यहां इसका कार्यकाल भी, यहां इसका रहा 19 साल का कार्यकाल, ठीक है। तो ये 24, ये 19 और ये 16। तो इससे एक अंदाजा आपको मिल जाएगा कि किस राजा की का जो कार्यकाल था वो कितना था। तो सबसे पहले देवराय प्रथम हो गया, फिर द्वितीय हो गया, और ये हो गया आपका मल्लिकार्जुन हो गया। तो ये कंकरेंस में लगे हुए हैं, इससे आपको आसानी रहेगी याद करने में। और मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय के नाम से भी जाना जाता था। चलिए, उसके बाद एडवर्ड बारबोसा। बारबोसा के बारे में काफी बार पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है। और बारबोसा किसके समय में आया, बारबोसा आया कृष्णदेवराय के समय में। और कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के सबसे ज्यादा प्रमुख शासकों में से एक थे। तो इसने कृष्णदेवराय के काल में विजयनगर की यात्रा की। वह पुर्तगाली था। उसके अनुसार किसी भी समुदाय का व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार बिना किसी भय के कहीं भी आ जा सकता था। अपने विवरण में उसने राज्य में प्रचलित सती प्रथा का वर्णन किया। तो इसने भी सती प्रथा का वर्णन किया। एक ही ऐसा विदेशी यात्री था जिसने सती प्रथा का वर्णन नहीं किया अभी तक, और वो था माहुआन। तो माहुआन को आप ले सकते हैं कि इसने सती प्रथा के बारे में कुछ भी मतलब यहां पर विवरण नहीं छोड़ा है। एडवर्ड बारबोसा ने भी सती प्रथा के बारे में कहा। उसके अनुसार दक्षिण भारत के जहाज मालदीव में बनते थे। और मालदीव किसके अधीनस्थ था, मालदीव भी विजयनगर साम्राज्य के अधीनस्थ ही था। उसने बताया कि सामान्य लोगों के आवास प्राय छप्पर के थे जो व्यवसाय के आधार पर व्यवस्थित थे। उसके बाद डोमिंगो पायस, बारबोसा के बाद आया पायस, और यह भी किसके कार्यकाल में आया, यह भी कृष्णदेवराय के कार्यकाल में ही आया। और यह भी पुर्तगाली था। देखिए, यह भी पुर्तगाली था, एडवर्ड बारबोसा भी, और आपका डोमिंगो पायस भी पुर्तगाली था। यह पुर्तगाली था, कृष्णदेवराय के काल में आया। इसने कृष्णदेवराय को महान तथा न्यायप्रिय शासक तथा विजयनगर को विश्व का सर्वश्रेष्ठ नगर बताया। इसने कृष्णदेवराय के शरीर पर एवं व्यक्तित्व का वर्णन किया। इसने पशु बलि तथा नायंकार व्यवस्था का वर्णन किया। तो नायंकार व्यवस्था एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जब भी आपसे पूछा जाए कि नायंकार व्यवस्था कौन से राज्य से संबंधित थी, कौन से साम्राज्य से संबंधित थी, तो आपको बताना है आपका विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। और इसके अनुसार विजयनगर 200 प्रांतों में विभाजित था। लॉजिकली ये बात जो है ये बड़ी भ्रांतिपूर्ण लगती है, लेकिन क्योंकि यदि किसी भी व्यक्ति ने विवरण छोड़ा है और हमें एज इट इज उस विवरण को ग्राह्य करना है और परीक्षा में पूछा जाना है, तो भी हमें उसी प्रकार से लिखना है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि कौन से विदेशी यात्री ने यह बताया कि विजयनगर साम्राज्य 200 प्रांतों में विभाजित था, तो आपको उसका उत्तर लगाना है डोमिंगो पायस। ठीक है बच्चों, तो ये दूसरा व्यक्ति हो गया, दूसरा मतलब ऐसा इतिहासकार यात्री हो गया भारत में विजयनगर साम्राज्य में यात्रा करने वाला, जो कि कृष्णदेवराय के समय में आया। और अब एक तीसरा व्यक्ति
डोमिंगो पायस से ही और विवरण है कि इसने रोम के समान विशाल तथा व्यवस्थित नगर बताया विजयनगर साम्राज्य को। पायस के अनुसार यहाँ के बाजारों में क्या, चावल, गेहूं, अनाज, भारतीय मकई, मकई मतलब मक्का, जौ, सेम, दालें आदि भरे रहते थे। ये सस्ते दामों पर तथा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। पायस के अनुसार कृष्णदेवराय के चेहरे पर चेचक के दाग थे। तो किसने बताया? पायस के अनुसार ही, मतलब पायस ने बताया, डोमिंगो पायस ने बताया, पुर्तगाली यात्री था, इसने बताया कि कृष्णदेवराय के चेहरे पर चेचक के दाग थे। उसके बाद बात करते हैं नायंकार व्यवस्था की। तो नायंकार व्यवस्था के बारे में वर्णन किया है। मोरलेस सभी जो व्यवस्थाएं थी वो राजस्व वसूलने की व्यवस्थाएं थी और सेना को सुसज्जित करने की, सेना को मतलब मैनेज करने की व्यवस्था थी। कोई भी राजा दो ही आधार पर राज्य कर सकता था। एक तो उसके राज्य में लगान, राजस्व या मतलब एक आय का स्रोत बना रहे। दूसरा, जब भी कोई बाह्य आक्रमण हो तो उस समय उसके पास सेना यानी मिलिशिया उपलब्ध होनी चाहिए थी। तो हर एक राजा अपने हिसाब से एक सामंतों की एक व्यवस्था बनाता था जो आप उसको राजस्व भी वसूल करके दे और साथ में जब भी उसे सेना की जरूरत पड़े तो उसके लिए सेना भी उपलब्ध करा सके। तो नायंकार व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं कि यह विजयनगर राज्य की एक विशिष्ट व्यवस्था थी। इसके अंतर्गत सैन्य अधिकारी तथा भू सामंत को भूमिखंड प्रदान किया जाता था और यह भूखंड क्या कहलाता था? यह भूखंड कहलाता था अमरम। ठीक है, यह भूखंड कहलाता था अमरम तथा इसके पाने वाला व्यक्ति जो क्या कहलाता था? नायक अथवा अमर नायक कहलाता था। नायक का प्रमुख दायित्व क्या होता था? भू राजस्व एकत्र करके केंद्र को भेजना होता था तथा केंद्र की सहायता हेतु सेना रखना होता था। मैंने आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट बताई कि किसी भी राजा को सही से राज्य करने के लिए दो चीजें चाहिए। एक तो उसकी आय का स्रोत होना चाहिए, उसके राज्य में आय आनी चाहिए। तो वो कहां से आती थी? भू राजस्व अथवा लगान व्यवस्था से आती थी। और आज भी हम देखते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में क्या हुआ कि किसी भी देश की आय का एक स्रोत होता है, क्या होता है? इनकम टैक्स होता है। तो और वही, और भूमि पर टैक्स जो होता है, यानी कि जो टैक्सेशन सिस्टम है वो किसी भी राजा की आय का या किसी भी सरकार की आय का एक स्रोत होता है। साथ में ही केंद्र के लिए ये सेना भी रखता था। तो नायंकार व्यवस्था अगर पूछा जाए कि किस साम्राज्य से संबंधित थी, कौन सी डायनेस्टी से संबंधित थी, तो आपको बोलना है विजयनगर साम्राज्य से। ठीक है, उसके बाद हमारी आज की जो लास्ट स्लाइड है वो है फर्नांडिस नूनीज के बारे में। और फर्नांडिस नूनीज जो आया था ये किसके साथ में, किसके समय में आया? ये आया अच्युत देव राय के समय में। अच्युत देव राय और फर्नांडिस जो नूनीज था ये भी पुर्तगाली यात्री था। तो पुर्तगाल के आपके तीन ये हो गए लगातार। ठीक है, कौन कौन से? बारबोसा, पायस और नूनीज। ठीक है, आपको इसको याद कर सकते हैं, बारबोसा, पायस और नूनीज, बापानू करके आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपको याद रहेगा। यह पुर्तगाली यात्री था, घोड़ों का व्यापारी था, अच्युत देव राय के समय में भारत में आया। इसने अपनी पुस्तक क्रॉनिकल ऑफ फर्नास नूनीज में तत्कालीन विजयनगर अराजकता के माहौल, आंतरिक विद्रोहों का वर्णन किया, सती प्रथा का विवरण किया, बाल विवाह का वर्णन किया, दहेज प्रथा का वर्णन किया। नूनीज के अनुसार बाजारों में प्रचुर मात्रा में फल, संतरे, नींबू, अनार, अचार, आम, कटहल उपलब्ध थे। इसके अनुसार बाजारों में मांस भी बिकता था। इसने सती प्रथा का उल्लेख किया और इसने यह भी लिखा कि क्विलोन, श्रीलंका, पुलिकट, पेगु, तेनिसिरिम के शासक देवराय द्वितीय को कर देते थे। तो आसपास जितने भी जो द्वीप थे, द्वीपीय जो एक भूखंड हुआ करते थे, राज्य कह लीजिए या साम्राज्य कह लीजिए, देश कह लीजिए, वो आसपास की जितनी भी सीमा, जिनसे जलीय सीमा लगती थी, वो सभी किसको कर देते थे? वो सभी विजयनगर साम्राज्य को कर देते थे। तो बच्चों, ये वो महत्वपूर्ण विदेशी यात्री थी जो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आए। तो आपकी आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा हो, आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा हो, अन्य वनडे एग्जाम हो, पीसीएस की परीक्षा हो और यूपीएससी में भी इसके रिलेटेड फैक्ट पूछे गए हैं। जैसे कि विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड पिछली बार एक सवाल पूछा गया था कल्याण मंडप के बारे में। तो कल्याण मंडप किससे संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। और नायंकार व्यवस्था, ये बच्चों ये फैक्ट जरूर याद रख लेना, नायंकार व्यवस्था से रिलेटेड भी सवाल पूछा जा सकता है। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। और आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा मतलब एस्पायरेंट तक फैलाएं और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्रिप्शन दिलाएं। तो आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।